तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं 14 अगस्त सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को कृपया 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। आज की जो प्रश्न है वो मुकेश ओझा जी, इनके 81 नंबर है और ये सीधी जिले के निवासी हैं, इनके द्वारा भेजे गए हैं। मीनाक्षी दुबे जी, इनके 78 नंबर है और ये ग्वालियर के निवासी हैं, इनके द्वारा भेजे गए हैं। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जीके जीएस के बारे में देखेंगे, फिर मैथ के बारे में बताएंगे, उसके बाद में आपको साइंस और रीजनिंग के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपको हम आज के टॉप 5 स्कोर भी बताने वाले हैं। साथ ही साथ में इस शिफ्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना, जिससे कि लगातार 12 सितंबर तक आपके पास में डेली एग्जाम एनालिसिस तुरंत आपके पास में पहुंच जाया करे। सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे ज्यादा प्रश्न आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर ही देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो किस नृत्य में बांस की डंडियों का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है चेराव। जो नृत्य है उसमें बांस की डंडियों का प्रयोग करके जो है नृत्य किया जाता है। चलिए इस नृत्य के बारे में कुछ जानकारी आपको दे दें। देखिए, तो चेराव मिजोरम के पारंपरिक और सबसे पुराने नृत्यों में से एक है। अब ये चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? तो मिजोरम का लोक नृत्य है। इसे मिजोरम के सबसे पुराने नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। इसे बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बांस की दो डंडियों का प्रयोग करके इसमें जो है नृत्य किया जाता है। यह मिजोरम में सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है और उत्सव के अवसरों के दौरान आकर्षण का केंद्र होता है। यानी कोई भी उत्सव हो वहां पर ये चेराव नृत्य मिजोरम का आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिजोरम का नृत्य है चेराव, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लोक नृत्य से ही पूछा। लोक नृत्य से आज लगभग 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए, जिनमें से 3 प्रश्न हमारे पास में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है रासलीला, ये आपको याद रखना है। और रामलीला कहाँ का है? तो आपको पता है रामलीला जो है वो आपका भांडेर मध्य प्रदेश का है। देखिए, तो रासलीला भारत के लोक नृत्य का सबसे लोकप्रिय रूप है। खास करके उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन के क्षेत्रों में कृष्ण जन्माष्टमी और होली के त्योहार के दौरान ये रासलीला लोक नृत्य किया जाता है। ठीक है, इस नृत्य की जो कथा वस्तु है वो राधा रानी और श्री कृष्ण के किरदार के आसपास घूमती है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी लोक नृत्य वाली वीडियो कल आपके सामने आ जाएगी। कल 15 अगस्त है, कल कोई भी एग्जाम नहीं है एमपी पुलिस का, आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप फालतू में किसी फेक एग्जाम एनालिसिस के चक्कर में पड़ जाएं। कल कोई एग्जाम नहीं, किसी भी शिफ्ट में एग्जाम नहीं है। कल हम आपके लिए 3 वीडियो लेकर के आने वाले हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहली आपकी लोक नृत्य की वीडियो लेकर के आएंगे, दूसरी आपकी नदियों की वीडियो लेकर के आएंगे और तीसरी कौन सी वीडियो लेकर के आना है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका आंसर लगभग सबको ही पता है। चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है वो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलिए देख लीजिए, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा है। यह भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून और देश का सबसे बड़ा तटीय लैगून है। अब लैगून का अर्थ क्या होता है? लैगून का मतलब होता है जो खारी झीलें होती हैं उनको हम लैगून भी कहते हैं। नहीं तो कल कंफ्यूज है भाई, कल प्रश्न आ जाए भाई सबसे बड़ा लैगून कौन सा है, तो आप कहें लैगून तो समझ में नहीं आता है। लैगून का अर्थ ही है आपका खारे पानी की झीलें। ठीक है, चलिए, देश का सबसे बड़ा तटीय लैगून है, साथ ही साथ यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। और ये ना केवल भारत की बल्कि एशिया की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील उड़ीसा। ठीक है, चलिए, और जो ओलिव रिडले जो आपके कछुए होते हैं, ओलिव रिडले कछुए, पिछली बार ये आपका वर्णरक्षक में पूछा गया है और पटवारी में पूछा गया है। ओलिव रिडले जो कछुए होते हैं वो आपके चिल्का झील में ही पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखना है, हो सकता है आगे आपसे पूछ ले। ठीक है, चलिए, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोनों प्रश्न आज पूछे गए हैं। तो वुलर झील जो है वो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब ये झील कहां पर स्थित है आइए देख लेते हैं। वुलर झील भारत के जम्मू और कश्मीर प्रदेश के बांदीपोरा जिले में स्थित एक मीठे पानी की झील है। ठीक है, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और डल झील पूछी जा चुकी है, तो डल झील जो है वो भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। यानी कि आपकी झील वाला जो आपका वीडियो है, मतलब झील वाली जो नया टॉपिक ऐड किया गया है, अब झीलों से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो कल हम झील और नदियों का वीडियो एक साथ में कंपाइल करके ले आएंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण का सूचक किसे माना जाता है? तो कल भी हमने आपको पढ़ाया था, जो हमने अपनी पादप जगत का वर्गीकरण वाली वीडियो बनाई है
वहाँ से इस शिफ्ट में भी 3 प्रश्न आए हैं। लगातार उस वीडियो से 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में लगातार देखने को मिल रहे हैं जब से हमने बनाई है, ठीक है? तो वो वीडियो ज़रूर देखना ना, वैसे इस वीडियो के अंत में हम यहाँ पर उसको टैग कर देंगे, इसी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? और नहीं मिलती है तो आप टेलीग्राम में जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर सारी वीडियो आपको मिल जाएँगी, ठीक है? चलिए, तो लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है। अब देखिए, लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। लाइकेन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होते हैं। वे SO2 की अधिक सांद्रता में मर जाते हैं। इसलिए वे उन क्षेत्रों प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं जहाँ SO2 की सांद्रता अधिक होती है। अब कैसे पता चलता है कि वायु प्रदूषण अधिक है? वायु प्रदूषण कब होता है? जब वायु में SO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तो वायु प्रदूषण हो जाता है। और वायु प्रदूषण ज़्यादा जहाँ पर होगा वहाँ पर आपको लाइकेन देखने को नहीं मिलेंगे, ये लाइकेन मर जाते हैं। तो ऐसे पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर वायु प्रदूषण ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर लाइकेन देखने को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। लाइकेन के अध्ययन को क्या कहते हैं? आगे प्रश्न बन सकता है, तो लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है? लाइकेन शब्द के जन्मदाता कौन है? तो थियोफेरेस्टस को लाइकेन शब्द का जन्मदाता कहा जाता है। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। भाई, वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। स्पीड हम थोड़ा-सा तेज़ रख रहे हैं क्योंकि समय आपके पास में भी बहुत कम रहता है। 1-1, 2-2 घंटा किसी का आप एग्ज़ाम एनालिसिस देखने में खराब मत कीजिए। आपको मुश्किल से 15 से 20 मिनट में पूरे पेपर का एग्ज़ाम एनालिसिस मिल जाता है। तीनों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस मिल जाता है। टॉप स्कोर भी मिल जाता है कि टॉप 5 स्कोर क्या रहा है, क्या कितना कट ऑफ जाने वाला है, और जो महत्वपूर्ण है कि सजेशन क्या रहता है, किस लेवल का पेपर आ रहा है, वो भी आपको मिल जाएगा वीडियो के अंत में कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है, ठीक है? चलिए भाई, वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नियंत्रण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने ले लिए। इसी के साथ भारतीय स्टेट बैंक अस्तित्व में आया, यानी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को समाप्त करके एसबीआई का निर्माण किया गया, ठीक है? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना इंपीरियल बैंक के उत्तराधिकारी के रूप में संसद के एक अधिनियम के द्वारा की गई, यानी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को समाप्त कर दिया गया और भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बना दिया गया था, ठीक है? चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत में आता है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों के बारे में आपसे पूछा गया है। आंसर आपका मणिपुर हो जाएगा। ऑप्शन में महाराष्ट्र, गुजरात ये सब दिया हुआ था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में केवल एक जो है आपका मणिपुर राज्य ही ऑप्शन में दिया था, तो मणिपुर ही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, पूर्वोत्तर जो आपके राज्य हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत से आशय भारत के सर्वाधिक पूर्वी क्षेत्रों से है, जिसमें कुल 8 भारतीय राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम, ये जितने भी राज्य हैं ये आपके नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। यही आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट का है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रेपो रेट किसे कहते हैं? तो रेपो रेट से आज प्रश्न पूछा गया है। इकोनॉमिक्स से 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं, और इकोनॉमिक्स की जो वीडियो है वो हमने पटवारी के समय पर ही बना दी थी। वही वीडियो आप देख करके जाइए, वहां से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। जितने प्रश्न आपके आरबीआई के और रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब जो भी आ रहे हैं वो उसी वीडियो से आ जाएंगे, ठीक है? सर्च कर लेना इकोनॉमिक्स बाय सक्सेस जंक्शन, 2 वीडियो आपके सामने आएगी। दोनों वीडियो को आपको देख करके जाना है, ठीक है भाई? चलिए, रेपो रेट बता देते हैं। तो रेपो रेट क्या होती है? वह दर है जिस पर आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अन्य कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है। सिंपल लैंग्वेज में समझने की बात करें तो जैसे कि मान लीजिए एसबीआई के पास में पैसा कम पड़ गया, तो एसबीआई आरबीआई के पास में जाएगा कि आरबीआई, आप हमारे मतलब कि पिता समान है भाई, हमको पैसा दे दीजिए। तो आरबीआई क्या करता है? पैसा दे देता है, लेकिन कहता है देखो हम तुमको पैसा दे तो रहे हैं, लेकिन ये पैसा हम तुमको रेपो रेट पर दे रहे हैं, यानी कि कुछ हम आपसे जो है ब्याज लेंगे, वो उस ब्याज को हम रेपो रेट कहते हैं। वहीं अगर एसबीआई के पास में पैसा ज्यादा हो जाता है, एसबीआई कहता है मेरे पास में पैसा ज्यादा है, ऐसा करते हैं पिताजी को दे देते हैं, यानी कि आरबीआई को दे देते हैं। तो तो जो हमको ब्याज मिलेगी उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट यानी कि अब आरबीआई जो इनको ब्याज देगा उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, ट्रिपल आर कहा जाता है। उम्मीद करते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के जो अंतर है वो आप समझ चुके होंगे। इसी तरह से पूरा डिटेल हमने आपका सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में हमने आपको समझा दिया है। वो इकोनॉमिक्स वाली वीडियो जरूर देख करके जाना। अभी अभी हमने कल ही उसको जो है टेलीग्राम में डाल दिया है, ठीक है? चलिए, जबकि रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर कमर्शियल बैंक आरबीआई को अपना पैसा उधार देते हैं, ठीक है? यानी उनके पास में एक्स्ट्रा जो धन बचा रहता है वो आरबीआई को दे देते हैं। वर्तमान में रेपो रेट कितना चल रहा है? तो 5.90% वर्तमान में रेपो रेट चल रहा है भाई, ठीक है? चलिए, अब ये सब रेपो रेट की निर्धारण कौन करता है? तो आरबीआई इसका निर्धारण करता है। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस जो है वो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हैं। देखिए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव 2023 में एंटोनियो गुटेरस हैं, जिन्हें 1 जनवरी 2017 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव चुना गया था और लगातार अब तक महासचिव बने हुए हैं, और ये पुर्तगाल के निवासी हैं और पुर्तगाल से बनने वाले पहले महासचिव हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। जीके जीएस के सबसे ज्यादा प्रश्न आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे, ठीक है? देखिए, इनमें से कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? ऑप्शन में नर्मदा दिया गया था, तो नर्मदा आपका एस्चुरी का निर्माण करती है। बाकी और कौन कौन सी नदियां हैं जो एस्चुरी बनाती
बनाती हैं? तो देख लीजिए, साबरमती, नर्मदा और ताप्ती, ये तीनों नदियाँ हैं जो आपकी डेल्टा नहीं बनाती हैं, बल्कि मुहाना या फिर एस्चुरी बनाती हैं। सबसे बड़ा एस्चुरी कौन बनाती है? तो नर्मदा नदी एस्चुरी सबसे बड़ा बनाती है। एस्चुरी को ही ज्वार नदमुख भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो भाई प्रकीर्णन की वजह से आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। देखिए, तो नीला रंग अधिक प्रकीर्णित होता है, यानी प्रकीर्णन का अर्थ है बिखराव। जो रंग ज़्यादा बिखरेगा, ज़्यादा फैलेगा, उसको हम प्रकीर्णन कहेंगे और जो है वो वस्तु उसी रंग की दिखाई देगी। तो नीला रंग आकाश जो है आपका अधिक प्रकीर्णित होता है और इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। नीले रंग के अधिक प्रकीर्णन का कारण यह है कि नीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अन्य प्रकाश की तुलना में काफ़ी कम होती है, तो नीला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में हवा के छोटे-छोटे अणुओं के द्वारा सभी दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है, इसी कारण आकाश नीला दिखाई देता है। इसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है, तो जैसे हवा चलती है, तो ये नीला रंग क्या होता है कि चारों दिशाओं में फैल जाता है और इस वजह से आपको जो आकाश है, वो नीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है भाई? चलिए, आगे बढ़ते हैं। कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? यह आपसे पूछा गया था, सबको पता है। कल्हड़ ने राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी थी। देखिए, तो राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या फिर समय प्रभाव, ठीक है? और राजतरंगिणी में आपको कश्मीर के इतिहास के बारे में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। दादरा कहाँ का लोक नृत्य है? तो दादरा भी आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश के 2 लोक नृत्य आज पूछे गए हैं। कुल मिलाकर के 4 लोक नृत्य पूछे गए थे, 3 हमको मिल गए हैं। भाई, एक नहीं मिल पाया है, एक आप लोग बता दीजिए, अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। साथ ही साथ में आपके आज कितने नंबर आए हैं, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और ये सक्सेस जंक्शन भाई आपका परिवार है, इसको शेयर करना भी आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। तो जितने भी आपके भाई-बहन जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एमपी पुलिस का, उनके पास में आप शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सबसे अच्छा एग्ज़ाम एनालिसिस आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर ही देखने को मिलता है। चलिए, दादरा के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, दादरा उत्तर प्रदेश का एक अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है। मुख्य रूप से यह नृत्य गुप्त और यौन सुख के इर्द-गिर्द घूमता है। इस नृत्य में गायक कलाकारों को प्लेबैक देते हैं, जो मंच पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि जो भी मंच पर प्रदर्शन करते हैं, उनको जो है पर्दे के पीछे से प्लेबैक दिया जाता है, ठीक है? तो ये आपका जीके, जीएस और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। अब सीधे चलते हैं, बात करते हैं मैथ में आज क्या-क्या पूछा गया है। तो देखिए, मैथ में आज आपसे समलंब चतुर्भुज से एक प्रश्न पूछा गया था। समबाहु त्रिभुज से भी आपका एक प्रश्न देखने को मिला है। कुल 3 प्रश्न आपके एडवांस में जो है ज्योमेट्री से आपको देखने को मिले हैं, ठीक है? चलिए, वहीं एचसीएफ से 2 प्रश्न देखने को मिला है और परसेंटेज से 2 प्रश्न था और प्रतिशत में एक तो बहुत ही ज़्यादा घुमा दिया था कि ए बी से ज़्यादा काम, इतना परसेंट ज़्यादा काम करता है, फिर बी सी से इतना करता है, चौथा 5वें से इतना प्रतिशत करता है, तो बताइए 5वां पहले से कितना परसेंट कम करता है? ऐसा करके क्वेश्चन पूछ लिया था, थोड़ा-सा टफ था आपका परसेंटेज का लेवल, ठीक है? उसके बाद में करणी से आपका एक प्रश्न पूछा गया था। विभाज्यता के नियम में आपके 6 प्रश्न लगभग पूछे गए थे, जिनमें आपका 9 से विभाजन था, 8 से विभाजन था, 21 से विभाजन पूछा गया था और 6 से विभाज्य नहीं होने वाली संख्या पूछी गई थी और 18 से विभाजन का जो है आपके नियम को फॉलो करते हुए क्वेश्चन आज बने थे। तो ये नियम आप ज़रूर देख करके जाइएगा। आपसे थोड़ा बड़े-बड़े पूछ रहे हैं, लेकिन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 21 का पूछा गया है, तो 21 को आप 7 और 3 में तोड़ लीजिए। जो 7 से कटेगी, जो 3 से कटेगी, वो आपसे 21 से कटेगी। इस तरह से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। सीआई से 4 से 5 प्रश्न आज कंपाउंड इंटरेस्ट के पूछे गए हैं और एसआई से आपका केवल 1 प्रश्न ही आज पूछा गया है। अब एसआई की ओर भी ये रुख कर रहा है। अभी तक एसआई से प्रश्न नहीं बन रहे थे, लेकिन आज एसआई का एक प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट लॉस को इसने पकड़ रखा है भाई, ठीक है? तो प्रॉफिट लॉस से 5 से 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो प्रॉफिट लॉस को अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। हालाँकि सिंपल लेवल के ही पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा कठिन नहीं पूछे जा रहे हैं। सिम्प्लिफिकेशन से 2 प्रश्न पूछे गए, जिनमें घात के ऊपर घात ऐसे करके जो प्रश्न होते हैं, उनके ऊपर 2, मतलब करनी के ऊपर करनी, फिर उसके ऊपर घात, ऐसे करके सिम्प्लिफिकेशन से प्रश्न पूछे गए थे। मिक्सचर एलिगेशन के 2 प्रश्न हैं, प्रॉफिट लॉस तो हमने आपको बता ही दिया। एवरेज के 2 प्रश्न पूछे गए हैं, मेंसुरेशन से भी 2 प्रश्न आए हैं और मेंसुरेशन के ऐसे प्रश्न हैं कि आप केवल सूत्र याद रखिए। अगर आप सूत्र आपको याद है और आप सूत्र पुट कर देते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपका जो है पूछा गया है। किसी की मान लीजिए आयतन दे करके फिर उसका जो है वो पूछ लिया है, जो बाहरी त्रिज्या होती है, ऐसे मतलब कि आपको आयतन का सूत्र याद है, आपको जो है क्षेत्रफल का सूत्र याद है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं प्रश्नों को, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 2 प्रश्न आपके रेशियो के भी, यानी कि अनुपात समानुपात से भी 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रीजनिंग का। तो रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट का आज केवल 1 प्रश्न पूछा गया था। ब्लड रिलेशन, यहाँ पर भी उसने 2 टॉपिक पकड़ रखा है, एक तो आपका ब्लड रिलेशन और एक आपका मिरर और जल प्रतिबिंब, ठीक है? तो ब्लड रिलेशन से 5 से 6 प्रश्न पूछा है। डायरेक्शन का 1 प्रश्न पूछा गया है। आइदर और नाइदर नॉट जो होता है ना, या तो ये है या तो ये नहीं है, ऐसे वाले जो है वहाँ से 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मिसिंग लेटर के भी 3 प्रश्न पूछे गए हैं। मिसिंग लेटर का मतलब समझ रहे हैं ना, ए बी, बी सी, सी डी, फिर गैप, ऐसे गैप कर के जो भरना होता है, वो आपका मिसिंग लेटर होता है। तो 3 प्रश्न वहाँ से देखने को मिल रहे हैं।
उसके बाद रैंकिंग के भी आपके 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। मिरर और वाटर इमेज से 6 से 7 प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। मिरर और वाटर इमेज से इसको अच्छे से करके जाइए। हालाँकि ये सिंपल लेवल के ही प्रश्न है, केवल आपको 4 ऑप्शन जो दिए रहेंगे, उन ऑप्शन में अगर आप रख करके देखेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए ये 5 है, ठीक है? और इस 5 को अगर आप मिरर में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? तो केवल 5 ही आपको उल्टा दिया गया होगा, बाकी सब सीधे दिए गए होंगे। तो एक ही जो आंसर होगा उसमें 5 को उल्टा दिया रहा होगा। यानी कि आप एक अगर मतलब कि सिलेक्ट कर लेते हैं, एक अगर आप ढूँढ लेते हैं, तो आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। ऐसे आपका जल प्रतिबिंब और वाटर इमेज का मतलब मिरर इमेज के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है? चलिए कोडिंग डिकोडिंग के 2 प्रश्न, सीरीज के 2 प्रश्न थे, जिनमें 2 + 4 + 6 + 8 + 10 इसका जो है एक रूल फॉलो हो रहा था, ये वाला प्रश्न आज पूछा गया था, ठीक है? वर्णमाला के 2 प्रश्न और साइलॉग से भी 2 प्रश्न थे, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ मकान बिल्डिंग है, ऐसा करके जो होते हैं, 2 प्रश्न साइलॉग से देखने को मिले हैं। कथन और कार्यवाही से भी आपका 1 प्रश्न देखने को मिला है। ओवरऑल की बात कर लेते हैं भाई। ओवरऑल में देखेंगे तो जीके जीएस के कुल मिलाकर के 25 प्रश्न आज आपके पूछे गए हैं, जिनमें एमपी का मात्र एक ही प्रश्न पूछा गया। तो एमपी जीके के चक्कर में ज्यादा मत पड़िए फिलहाल अगर हम बात करें तो, क्योंकि आगे क्या हो सकता है ये पता नहीं है। कल आपका 15 अगस्त है, कल छुट्टी है, और जब जब गैप हुआ है तब तक कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। तो 16 अगस्त को आप लोग हमारे साथ में जरूर जुड़िएगा। 16 अगस्त को देखते हैं क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है? फिलहाल बात कर लेते हैं साइंस के। आज 11 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें 7 प्रश्न आपके बायोलॉजी से पूछे गए थे। बायोलॉजी का भाई पादप जगत से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पादप जगत की वीडियो हमने बना दी है, उसको जरूर देख लेना, ठीक है? आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, यहीं तो सर्च कर लेना पादप जगत का वर्गीकरण बाय सक्सेस जंक्शन, तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? मैथ के 32 प्रश्न पूछे गए हैं आज, रीजनिंग के 34 प्रश्न पूछे गए हैं। इस तरह से टोटल आपके 100 प्रश्न हो गए हैं। टॉप 5 स्कोर की बात कर लेते हैं भाई। टॉप 5 स्कोर आज का क्या रहा है? 85, 82, 81, 78, 75, 67, 64 ये टॉप 5 स्कोर देखने को हमको मिले हैं। हालांकि 6-7 स्कोर हमने बता दिए हैं, ठीक है? कुछ इस तरह के स्कोर देखने को मिल रहे हैं। अगर आप कट ऑफ की बात करते हैं तो इस शिफ्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है, तो बता दें आपको भाई, नॉर्मलाइजेशन के बाद में इस शिफ्ट का कट ऑफ आपका 72 या 74 के आसपास जा सकता है, जनरल की कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद में, ठीक है? आपके कितने नंबर हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए सजेशन बता दें, आपको सजेस्ट कर दें आगे आपको क्या करना है। तो भाई प्रीवियस ईयर पर ज्यादा ध्यान देना है आपको। लूसेंट का विविध आपको जरूर पढ़ करके जाना है, और लूसेंट से ही आपको झील का नया टॉपिक जो ऐड हुआ है इसको पढ़ करके जाना है, क्योंकि आगे आपको अगले सभी शिफ्ट में झीलों के प्रश्न बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। झीलें आज से शुरू हो गई हैं, तो कल आपके सामने 3 वीडियो आएगा। एक तो झील नदियों का वीडियो आ जाएगा, ठीक है? और एक आपका जो है नदियों का उद्गम कहाँ से होता है ये वीडियो आ जाएगा, और एक लोक नृत्य वाला वीडियो हो जाएगा। और बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि कौन सा वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए, ठीक है? और हमारा पादप जगत वाला जो वीडियो उसको जरूर देख करके जाना, 2 से 3 प्रश्न वहां से आ रहे हैं। और जो हमारा इकोनॉमिक्स का वीडियो है सर्च करके देख लेना भाई, 2 प्रश्न वहां से, 2 से 3 प्रश्न इकोनॉमिक्स के भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? चलिए टेलीग्राम चैनल की बात करते हैं। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। परसों वाली दोनों पीडीएफ डल गई है, कल वाली हम अभी डाल देंगे, ठीक है? उसके बाद में हमारा स्टडी मटेरियल का चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाता है। चैनल का नाम है सक्सेस जंक्शन लाइव, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, दोनों को आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको बहुत सारी मैथ की किताबें, जीके जीएस की किताबें, हिंदी किताबें, ये सब किताबें आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। राकेश यादव सर के क्लास नोट्स हो गए, ठीक है? और एमपी पटवारी और आबकारी और वर्णचक, तीनों के पेपर भी आपको इसी ग्रुप में मिल जाएंगे। उन तीनों पेपर को आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है, क्योंकि साइंस के प्रश्न जो है वो वहीं से रिपीट हो रहे हैं। अब भाई इतना हमने आपके लिए कर दिया भाई, अब आपका ये फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास में, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेंगे, और अपने दोस्तों को भी बता देंगे कि सबसे अच्छा एग्जाम एनालिसिस आपको अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर ही देखने को मिलता है। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि यही सारे प्रश्न अलग अलग यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ओरिजिनल कंटेंट जो है वो आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर ही मिलता है, ठीक है? चलिए भाई, अगला किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आपसे निवेदन है, अपने प्रश्नों को अपने नाम के साथ में 7052547003 इस नंबर पर जरूर सेंड करेंगे। कल कोई एग्जाम नहीं है, किसी भी फेक एनालिसिस के चक्कर में मत पड़ना। कल हम आपके लिए 3 वीडियो लेकर के आने वाले हैं, उन तीनों वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपके कम से कम 10 से 15 नंबर क्लियर हो जाएंगे कल वाली वीडियो से ही, ठीक है? चलिए जल्द ही मिलते हैं। अभी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एलसी यानी थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस आपका 4:30 बजे एग्जाम, 4:30 से 6:30, 6:30 बजे एग्जाम खत्म होगा, 7 बज जाते हैं एग्जाम छूटते छूटते, 8 सवा 8 तक आपके सामने वो भी एग्जाम एनालिसिस आ जाएगा, ठीक है? चलिए तो जल्द ही मिलते हैं उस थर्ड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।